Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Divorce IAS. I hope everyone is doing well. So, today is 8 December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, सेंटर अनाउंसेस 1500 करोड़ रुपीज एड टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश फ्रॉम आफ्टर साइक्लोन रेक हैवॉक. तो यहाँ पर जो हमारा साइक्लोन है उसके कारण जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो अफेक्ट हुआ है, तो उसके ऐड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ऐड प्रोवाइड किया है. किसे? तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को. ओके, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा जो ये साइक्लोन था, इस साइक्लोन के कारण चेन्नई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है. उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में हमने यहाँ पर देखा कि सडन रेनफॉल हुआ, फ्लडेड जैसा पूरा एरिया यहाँ पर बन चुका है, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है. तो ये जो साइक्लोन था, इस साइक्लोन का नाम क्या था? मिचोंग. तो ये साइक्लोन आया है, इस वीक आया है, और इसके कारण इसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, डैमेज को क्रिएट किया है. तो इस डैमेज से बाहर आने के लिए, रिवैम्प करने के लिए सेंटर ने अनाउंस किया है कि दे विल प्रोवाइड एड ऑफ 1500 करोड़ रुपीज टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. सो आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर हम पल्स प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो पहला है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप. तो यहाँ पर क्या हम ब्लैक ग्राम को एज अ खारिफ और राबी क्रॉप दोनों की उसमें हम क्या कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इज, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. इन पल्स प्रोडक्शन हाफ ऑफ द अमाउंट इज ग्रीन ग्राम. क्या ग्रीन ग्राम यहाँ पर पल्स प्रोडक्शन में अपना आधे से ज्यादा क्या करता है, यहाँ पर अकाउंट करता है. थर्ड इज, इन द लास्ट 3 डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खारिफ पल्सेस हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैज डिक्रीज. तो थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि खारिफ पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो राबी पल्सेस का यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट, ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858. 1858 में आपका क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है. तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था. फर्स्ट आपके पास है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट. क्या ये इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना चाहते थे, इस इंटेंशन से था. सेकेंड इज टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन. तो यहाँ पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसे क्या करना था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर प्लेस करना था. थर्ड वन इज टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया. क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था इंडिया के साथ उसे रेगुलेट करना चाहते थे. तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप लोगों को बताना है. तो इसकी बेसिस पर आपके पास 3 स्टेटमेंट है, और इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है. चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डायलेमास. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया के आसपास की हम बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं. यहाँ पर जो डायलेमा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे मेनली, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज एन एम्बिशियस विजन फ्रॉम बीइंग अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ टू बी अ आर्बिट्रेटर इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंटेंशंस टू मेकिंग अ सीरियस क्लेम टू बी अ पोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो आज के टाइम पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका जो मेन विजन ये है कि हमें क्या बनना है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है. आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि एट प्रेजेंट टाइम जो हमारा मेन फॉरेन पॉलिसी में एम्बिशन ये है, हमारा रीजन ये है कि वी हैव टू बिकम अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. उसके साथ साथ हम अगर ये भी क्लेम करते हैं कि जो आपका ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वहां पर हम सीरियस क्लेम करना चाहते हैं कि इंडिया भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री सामने निकल कर आता है. अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं कि बट साउथ एशिया इज नॉट ओनली कीन टू जंप
ऑन द बैंड वैगन ऑफ द इंडिया स्टोरी बट इट इज ऑल्सो सिमिलरली होल्डिंग इंडियाज बैक। तो यहाँ पर इंडिया की कुछ स्टोरी है जिसपे जो साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें जो है इंडिया को क्या कर रही है, पीछे की तरफ धकेल रही है। जैसे कि सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा नेबरहुड। अगर आपके नेबरहुड में आपके रिलेशन अच्छे हैं कंट्रीज के साथ में, तो क्या हो सकता है, आप वर्ल्ड में अपनी एक पोजीशन को यहाँ पर स्टैब्लिश, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपना एक यहाँ पर दबदबा आपका रहता है। लेकिन अगर आपके नेबरहुड की हम बात करते हैं, हमारा जो पड़ोसी है उसके साथ ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो न्यू दिल्ली के यहाँ पे कुछ डायलेमा की बात की गई है कि इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायलेमा दैट इंडिया फेसेस इन देयर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में मिले हमें 3 टाइप्स के जो डायलेमा है वो फेस करने पड़ते हैं। पहला क्या, वन द राइज ऑफ पॉलिटिकली एंटी इंडिया रेजिम्स इन साउथ एशिया। कि देखिए पहला डायलेमा ये है कि जो हमारा साउथ एशिया है, ठीक है, तो साउथ एशिया के हम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं इंडिया की नेबरहुड की, नेबरहुड ओके। तो साउथ एशिया में क्या हो रहा है, एंटी इंडिया रिजीम्स यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, मालदीव्स की। तो मालदीव्स में अभी जो गवर्नमेंट आई है वो क्या करना चाहती है, इफेक्टिवली वो कह रही है कि इंडियंस को कि आप पैकअप करिए और यहाँ से मालदीव से जाइए, वहाँ की जो मिलिट्री है उनसे कहा जा रहा है इंडियन मिलिट्री से, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड हम बात करते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ डायलेमा इंडिया फेसेस इन द नेबरहुड इज स्ट्रक्चरल रिजल्टिंग फ्रॉम बीजिंग ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डायलेमा आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रक्चरल डायलेमा आ रहा है, जिसके कारण जो बीजिंग की चाइना की हम बात कर रहे हैं उसका जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो और ज्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, 3 things stand out: the growing entanglement of the region's smaller states in the Belt and Road Initiative। कैसा यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है और जो उसकी फार कंट्रीज है वहां पर रीजन को, कनेक्टिविटी को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। सो साउथ एशियन स्टेट्स व्हेन द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी अबेंडन्स एंड अवॉइड देम फॉर नॉर्मेटिव एंड अदर रीजन्स, एज वॉज द केस विद तालिबान लेड अफगानिस्तान, मिलिट्री रूल्ड म्यांमार and crisis hit Sri Lanka. India does too, but overall impact of China's overreach is far higher than that of India's, primarily as a function of deeper pockets। अब देखिए यहाँ पर साउथ एशिया में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम तालिबान लेड अफगानिस्तान की बात करते हैं, म्यांमार में जो मिलिट्री रूल यहाँ पर चल रहा है, श्रीलंका में जो क्राइसिस हिट हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण यहाँ पे हिट हुआ है, तो देखिए इंडिया भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, उन सारी चीज़ों से टैकल कर रहा है। बट चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया से फार बेटर है ना। जो इम्पैक्ट है चाइना की, जो आउटरीच है वो हायर है किसके कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में। सो इंडिया को अभी क्या चाहिए कि अगर हम So finally, China's desire to settle border dispute with its neighbor minus India। अब देखो चाइना क्या कर रहा है, अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हर एक कंट्रीज के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट इंडिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर डिस्कस किया था कि भूटान के साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारी चाइना और भूटान की जो उनकी बॉर्डर टॉक्स हैं, यहाँ पर उनकी राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स चले जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को डिमार्क कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि 3 बोर्ड्स ऑफ सेट ऑफ यहाँ पर कॉजेस हैं। जैसे कि हमने अभी प्रॉब्लम्स की बात की, क्या क्या कॉजेस है, उसी बेसिस पर यहाँ पर कुछ कॉजेस भी हैं। पहला क्या है कि द फर्स्ट इज द रीजनल जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज बाय 5 ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम कंटेम्प्रेरी साउथ चाइना की बात करते हैं, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब साउथ चाइना में क्या हो रहा है, आपका यूनाइटेड स्टेट का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी चाइना ने ये कहा कि वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ताइवान को क्या करना है, अपने कंट्रोल में लेना है। तो यूनाइटेड स्टेट ने, यूएसए ने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आप ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं तो सबसे पहले वहां पर कौन आएगा, ताइवान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूएसए आएगा। अब यूएसए और इंडिया आपस में क्या है, एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप सभी को ये पता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये थोड़ा सा क्या है, ये जो प्रेजेंस है वॉशिंगटन की, जो साउथ चाइना में प्रेजेंस है, हमेशा के लिए वो एडवांटेजेस मतलब बेनिफिशियल नहीं रहती है। कई बार ये क्या करती है, हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। सो पर्टिकुलर गिवन हाउ चाइना हैज फेल्ड द पावर वैक्यूम क्रिएटेड बाय वॉशिंगटन डिपार्चर। अब देखिए वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट आपका क्या करता है, जैसे अफगानिस्तान में था, पहले उसने यूएसए ने अपनी मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय करके रखा था, उसके बाद अफगानिस्तान से वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिपार्चर कर लेते हैं। अब वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे चाइना कैसे फुलफिल करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। चाइना इसको बहुत ही
टैक्टिक वे में उसे फुलफिल करता है। अब अगर हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की बात करते हैं, हमारा जो गल्फ कंट्रीज है वहां से भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपका जो यूएसए है अपने आप को वहां से हटा रहा है। तो धीरे धीरे वहां पर अब कौन अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, चाइना अपनी प्रेजेंस को वहां पर इंक्रीज कर रहा है। सो थर्ड वन इज द, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है, हम अभी किसके डायलेमा की बात कर रहे थे कि इंडिया क्या है आपकी लीस्ट कनेक्टेड रीजनल, मतलब कि जो हमारा कनेक्शन है रीजनल वर्ल्ड के साथ वो क्या है, इतना ज्यादा नहीं है, लीस्ट है, पुअर है। सो इट इज नेचुरल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन विल टिल्ट टूवर्ड्स अ पावर विद द एबिलिटी टू कैटर टू देयर मटेरियल नीड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी रीजन्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इंडिया है आपका, अब इंडिया का यूरोप के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, वेस्ट एशियन जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका एनिमेशन नहीं हो पाएगा, जो रिसोर्सेस है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे, मटेरियल्स की जो नीड है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक रीजनल कनेक्टिविटी होना, जो कि इंडिया के साथ क्या है बहुत ही ज्यादा कम है। सो और चाइना अब क्या कर रहा है कि चाइना इस पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि वो क्या कर सके हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में, जो उसका BRI प्रोजेक्ट, तो मेन यही प्रोजेक्ट है कि वो क्या कर सके, कनेक्टिविटी को यहाँ पे इंस्टॉल कर सके ना। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया फॉर द मोस्ट पार्ट हैज अ नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द रीजन। इंडिया की मेनली कैसी अप्रोच होती है, एक नॉर्मेटिव और पॉलिटिकल अप्रोच होती है रीजन्स के साथ। इससे क्या होता है, जो हम बात करते हैं जो हमारा रीजन के साथ एक्विसेंस और रेबेलिंग जो पॉइंट होता है वो उसमें चॉइस में एब्सेंस होता है। सो यहाँ पे कोई भी, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने क्या कर रहा है, अपना जो ये नॉर्मेटिव और अल्टरनेटिव अप्रोच यहाँ पर लेकर आया है। उसके साथ हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट पावर है, प्राइमरी पावर जिसकी हम बात करते हैं, लाइक इथनिक्स, लिंग्विस्टिक, रीजनल, तो ये इसका भी एब्सेंस हमें दिखाई देता है। इंडिया के पास ये सारी पावर्स तो हैं, कल्चरल, इथनिक, रिफ्यूजी और अदर स्पिल ओवर, बट चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं, बट स्टिल चाइना का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सेकंड कॉज इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया रीजनल डायलेमा इज रिलेटेड टू इट्स पॉलिसी स्टैंड्स विद exhibit a deep-seated status quo bias when comes to dealing with the regional domestic politics and a multiplicity of actor power center therein। तो इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारी क्या है, रीजनल डायलेमा है। ठीक है, रीजनल डायलेमा क्या कि हमारे अंदर ही, रीजन में ही, इंडिया के अंदर ही पहली बात तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन्हें क्या करना होगा, हमारी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से जो यहाँ पर आपके माइग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, तो उनके साथ आपको कैसे डील करना है, ये सबसे बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता है, कहाँ पर उनको रखना है, तो ये सारी क्या है हमारे साथ प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसके कारण जो हमारा रिलेशन है वो कंट्रीज के साथ अच्छे, जो हमारा नेबरहुड है वो अच्छा नहीं हो पाता है। सो इंडियाज स्पेशल रिलेशनशिप विद द रीजन रूटेड इन कल्चर, सॉफ्ट पावर, हिस्ट्री, इथनिसिटी वुड हेल्प द कंट्री टू डील विद द नेबरहुड बेटर देन दोज विदाउट इनिमिट नॉलेज ऑफ द रीजन। तो ठीक है, हमारे पास रीजन का इतना इनिमिट नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट पावर है, कल्चरल पावर है, हिस्ट्री और एथनिसिटी हमारे इन कंट्रीज के साथ क्या है, लिंक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं हमारी नेबरहुड के साथ हमारी पॉलिसी में। ओके, सो व्हाट कैन बी डन, सो टू बिगिन विथ इट इज टाइम टू इंडिया मेड अ मेंटल स्विच एंड एक्नॉलेज दैट साउथ एशिया एंड इट्स बैलेंस ऑफ पावर हैव चेंज्ड फंडामेंटली। तो हमें यहाँ पर ये एक्नॉलेज करना होगा, इसे रिकॉग्नाइज करना होगा कि साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर जो है आपका वो चेंज हो चुका है फंडामेंटली। ओके, सो इंडिया एंजॉय प्राइमेसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इंडिया की एक टाइम पर जो यहाँ पर प्राइमेसी रहती थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हर एक कंट्री अपने आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, वो स्ट्रांग बनना चाहती है और इंडिपेंडेंट यहां पर बनना चाहती है। तो इसलिए यहां पर ये करना होगा कि हमें एक प्रोएक्टिवली परस्यू, मतलब हमारा जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, रीजंस, एक तरीके से हम एक्सटर्नल एक्टर ही हैं, तो किस तरीके से हम उनके रीजन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, इस पर हमें फोकस करना होगा। तो मेनली हमें रीजन बिकनिंग सीनोसेंट्रिक यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एंगेज मल्टीपल एक्टर्स इन ईच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी मल्टीपल एक्टर्स हैं उनके साथ हम क्या कर सके, इंगेज कर सके। और ये जो आपका एंटी इंडिया एलिमेंट्स यहां पर आ रहा है तो उसे हम कैसे टैकल कर सके, कैसे डील करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ lessening their anti-Indian attitude in a similar vein, dealing with
so ever is in power is a good policy, but engaging only those in a power is a bad policy. अब जैसे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ABC गवर्नमेंट है और ये यहाँ पर XYZ गवर्नमेंट है. अब इंडिया के जो रिलेशन है वो ABC पार्टी के साथ फॉर एग्जाम्पल अच्छे हैं, लेकिन अगर XYZ पार्टी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल में आती है तो वो क्या करेगी, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेकर आएगी. तो हमें हमारी डिप्लोमेसी, हमारी जो पॉलिसी है उसे ऐसा लेकर आना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर फॉरेन आपकी साउथ एशियन कंट्री में, आपकी नेबरहुड में आती है तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए कि हमें ABC के साथ भी इंगेज करना है और XYZ के साथ भी इंगेज करना है. ओके, सो दिस शुड बी आवर पॉलिसी. इस पर हमें मेनली फोकस करना होगा. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो आपका पीरियडाइजेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है. नाउ यहाँ पर अब यूनिवर्सल हिस्ट्री की बात चल रही है. ठीक है, सो एक स्पेसिफिक अगर हम अलग अलग रीजन में देखते हैं तो उन्होंने अपना जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है उसे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखा है. सो सोसाइटीज़ में अगर हम देखते हैं जैसे कि एक डायनेस्टिक है, रीजनल है, किस तरीके से इंडिया में यहाँ पे प्रिवेंट हुआ है. ईरान की बात करते हैं तो ईरान में यहाँ पे टुर्को मंगोलो रीजन्स है बिसाइड यूरोप. अगर हम अदर क्रिश्चियन बात करते हैं तो विक्रामी शाखा इलाही ऑफ द इरा ऑफ पीटी इन इस्लाम coincide with the prophet and the first four caliphs and the steady decline afterward were among many other modes. तो यहाँ पर हर जगह हम देखते हैं कि एक पीरियडाइजेशन किया गया है, एक पीरियड बनाया गया कि ये एंशिएंट है, ये मेडिवल है, ये मॉडर्न है, यूनिवर्सल है. यहाँ पे ईरान की बात करते हैं, यहाँ पे टर्को मंगोलो रीजन कहा जाता है, फिर यहाँ पर इलाही शाखा. तो इस तरीके से जो एरा है उसको यहाँ पर डिवाइड करके रखा है. उस बेसिस पर हमने हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ. हम अगर यूरोपियन की बात करते हैं सो यूरोपियन ट्रायड. तो आपको ये ट्रायड याद रखना है कि ये कब 16 और 17 सेंचुरी में यूरोप में इसका बर्थ होता है. तो मेनली किस पर फोकस करते हैं, फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ थियोलॉजी एंड स्टीडीली इन सोसाइटीज हिस्ट्री फाइंडिंग इट्स लार्जली इवॉल्व फ्रॉम 1688 इन द हैंड ऑफ कैलियरस आ जर्मन. तो यहाँ पर सोसाइटी में कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है इसकी पूरी एक थियोलॉजी है. तो ये आपका टायर्ड आता है. उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे रैशनली यहाँ पर इमेज क्रिएट होती है, साइंस का प्रोग्रेस यहाँ पर होता है, हम मॉडर्निटी की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ने लगते हैं. सो यहाँ पर आप देखेंगे द मेडिवल वॉज द ऑल्सो क्रिएटेड एज वन ऑफ इरेशनैलिटी, रिग्रेशन एंड सुपरस्टिशंस विच वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज द सिनोनिम्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियोसिटी, इन शॉर्ट द डार्क एज. अब आपका डार्क एज क्या है, आपने यहाँ पर देखा था. तो डार्क एज यहाँ पर क्या आता है, जैसे कि जो रिलीजन आपका होता है वो इधर से उधर होने लगता है. मेडिवल एज में हमने देखते हैं तो आपका रेग्रेशन होता है, बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस होते हैं वो यहाँ पर इमर्ज होकर आते हैं, जिसके कारण हमें डार्क एज सामने निकल कर आता है. सो फ्रॉम विच यूरोप वॉज प्रोग्रेसिंग इनटू एनलाइटमेंट. आफ्टर द डार्क एज यहाँ पर यूरोप में क्या होता है, आपका रेनेसा आता है और एनलाइटमेंट का एक पीरियड आता है. फिर हम यहाँ पर देखते हैं 18 से 20 सेंचुरी में यूरोप की भी बात चल रही है. ट्रेड जो होता है, आर्म्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लरिस्ट करती है. ठीक है, सो यहाँ पर ये सारी चीजें की गई कि हम क्या, तो धीरे धीरे फिर यूरोप क्या करता है, रेस्क्यू करता है, एनलाइटमेंट होता है थ्रू कॉलोनिज्म. अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, आपका जो पीरियड होता है बढ़ता जाता है. फिर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट होता है, नेचर में ट्रांजिस्ट होते हैं. फिर अर्ली, अब इसमें चेंज कर दिया हमने, क्या किया, लेट एंटिक्विटी, फिर अर्ली मेडिवल, फिर लेट मेडिवल, फिर अर्ली मॉडर्न. इस तरीके से हमने क्या किया, फिर से पीरियड को डिवाइड किया. अब इसमें भी आप वंडर होंगे कि कहाँ पर कैसा कौन सा पीरियड है. सो इफ आवर मॉडर्न पीरियड विल स्टिल बी कंसिडर्ड मॉडर्न इन द 22nd और द 23rd सेंचुरी. तो अगर मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो 22nd और 23rd को अभी जो हमारी सेंचुरी चल रही है उसे हम मॉडर्न कंसिडर करते हैं. तो आपका मेडिवल को क्या होगा फिर, तो चाइना टेकिंग इट्स मेडिवल. अगर हम चाइना की बात करते हैं वो अपना मेडिवल पीरियड कब लेते हैं, 18 सेंचुरी BC तक लेते हैं. सो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा उनका ड्रॉ किया जा रहा है. तो इसमें देखिए ये जो आर्टिकल है, अगर हम नोशन ऑफ मॉडर्निटी की बात करते हैं, सो एट अ हार्ट पीरियडाइजेशन लाइज द नोशन ऑफ मॉडर्निटी फॉर द ट्राइड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द मॉडर्न एंड ट्रेवल्ड बैक टू मेडिवल एंड एंशिएंट. अगर हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तो अगर हम पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, सो हमें मेडिवल और एंशिएंट यहाँ पर दिखाई देता है. सो प्रेजेंट टू पास्ट इंस्टेड द अदर वे राउंड, इट वेस्टेड मॉडर्निटी इनटू द एट्रीब्यूटेड ऑफ व्हाट इट सॉ अ डेवलपमेंट. तो हम मॉडर्निटी की अगर बात करते हैं तो मॉडर्निटी हमारे लिए क्या है कि जहां पर आपका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आपका, उतना ज्यादा हम
किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस कॉल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री एज अ यूनिवर्सल एंटिटी ऑफ विच रीजन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट्स. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री को एक यूनिवर्सल एंटिटी की तरह हमें क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा, जिससे कि हम जो रीजन्स में कैसी क्या चीज़ें हुई, क्योंकि हर एक रीजन में जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, जो पीरियडाइजेशन किया गया वो डिफरेंट है, तो वो अपने तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं. सो अ कॉल मेड सेवरल टाइम्स अ हिस्टोरियन इन द पास्ट. इट ऑल्सो इम्प्लाइज हिस्ट्री टू बी अ कंटिन्यूअल प्रोसेस रेदर देन अ एग्रीगेटेड ऑफ डिस्पेरिट ट्रांचेस. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री क्या है, आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है. हिस्ट्री क्या है, आपकी रुकने वाली नहीं है ना. तो ये कोई ट्रेंच नहीं है कि जैसे हमने एग्रीगेट करके यहाँ पर रख दिया. अभी आज का टाइम है और ये आज जो है आपका 8th ऑफ दिसंबर है, कल 9th ऑफ दिसंबर के लिए क्या बन जाएगा, ये 8th ऑफ दिसंबर एक हिस्टोरिकल पीरियड बन जाएगा, मतलब एक हिस्ट्री बन जाएगा कि ये हिस्ट्री में 8 ऑफ दिसंबर 2023 यहाँ पर था. तो हिस्ट्री क्या है, आपकी रिवॉल्व होती रहती है, आपकी ये हम बात करते हैं कंटिन्यूअल प्रोसेस है. सो the trans-science of notion of periodization is likely to become increasingly manifest as a history embarks on exploring area of research such as climate planetary history. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो periodization किया गया है एक टाइम पर ये सिर्फ एक नोशन बनकर रह जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है लाइक क्लाइमेट, प्लानिटरी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है. तो ये जो आपका periodization है सिर्फ एक नोशन बनकर ही क्या आपका रह जाएगा. ओके, सो आई hope this article is clear to you. Now next move करते हैं. So next article is Supreme Court asked center to give details of inflow of illegal migrants. अब यहाँ पर आसाम में क्या हुआ, कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल की है कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसका सेक्शन 6A, इसके उसमें कहा कि बेंच ऑफ हियरिंग अ सीरीज ऑफ पिटीशन बाय इंडिजीनियस असामीज ग्रुप चैलेंजिंग सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. द ग्रुप्स हैव आर्ग्यूड दैट स्पेशल प्रोविजन. अब हमारा जो सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है वो ये क्या करता है, एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जिसमें मेनली क्या है, जो जिसके कारण इसमें हम बात करें कि असामीज अकॉर्ड ऑफ 1985 के बाद क्या होता है, ये साइन होता है. मतलब ये जो सेक्शन 6A है तो आसामीज अकॉर्ड इन 1985 होता है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि साइन हो रहा है, जिसमें यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन जो है वो क्या बन चुका है, एक बेकन की तरह सामने बन चुका है. अब सेक्शन जो आपका 6A है वो यहाँ पर 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है. मेनली कैसा डिवाइड है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेशन हुआ है वो मेनली कहाँ हुआ है, आसाम में हुआ है. तो इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स होंगे जो कहाँ से, आपके बांग्लादेश से आसाम में आए हैं, इंडिया में आए हैं. तो पहला ये कहा कि जनवरी 1 1966 से पहले जो भी पर्सन यहाँ पर आया है वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा. उसके बाद ये कहा कि दोज हु केम इन बिटवीन जनवरी 1 1966 एंड मार्च 25 1971, जो यहाँ पर 1966 और मार्च 1971 से पहले आए हैं उन्हें क्या करना होगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ों को फुलफिल करना होगा. उसके बाद ही वो क्या बन सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स बन सकते हैं. नाउ 1971 के बाद यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के चलते यहाँ पे एफिडेविट फाइल की गई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है, यहाँ पर अभी पूरी पिटीशन पर सुनवाई चल रही है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स का फ्लो हुआ है इंडिया में उसकी पूरी डिटेल्स दी जाए. क्योंकि क्या होता है, हमारे बांग्लादेश के साथ ओपन बॉर्डर तो है नहीं कि क्या हो कि जो भी यहाँ पर माइग्रेंट्स आए वो कहीं पर सेटल हो जाए. क्योंकि ये क्या करता है, अगर हमने इलीगल माइग्रेशन को कर्ब नहीं किया तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक टाइम पर बन सकता है. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ना तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लिमिटेड एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं. तो अगर इस तरीके से हम अनलिमिटेड माइग्रेशन का आपका जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स होता है तो ये हमारे लिए क्या बन सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकल कर आ सकता है. ओके, अब हम थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो जो हमारा सिटीजनशिप है इसकी जो ये एक्ट एस्टैब्लिश होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इंडियन सिटीजन है वो कैसे इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन कर सकता है और अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकता है. इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये आपका 6 बार इसमें क्या हो चुका है, आपका अमेंडमेंट हो चुका है.
पहली बार कब होता है 1986 में, फिर 1992 में, 2003, 5, 15 एंड 2019 में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पर चेंजेस अमेंडमेंट किए गए हैं। 1986 की बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन, जो आपका सेक्शन 3 था उसे यहाँ पर अमेंड किया गया था। उसके बाद 2003 में बात करते हैं, 2003 में क्या होता है, बांग्लादेश जो इन्फिल्ट्रेशन था तो यहाँ पर उस पर फोकस किया गया था कि 4 दिसंबर, जो लोग 4 दिसंबर 2004 के बाद इनका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो उनके जो पेरेंट्स जैसे कि इलीगल माइग्रेंट्स जो भी हैं उसमें से जो उनके पेरेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फिर 2005 की बात करते हैं, 2005 में क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट द डुअल सिटीजनशिप सिस्टम, यहाँ पर जो डुअल सिटीजनशिप है आपका, ड्यूअल सिटीजनशिप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आपका 2015 में आपका होता है जिसमें हम सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलाइजेशन के थ्रू हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं। फिर आपका 19 में होता है, 2019 में जो अमेंडमेंट होता है उसमें क्या होता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है। तो मेनली जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं अगर उन्होंने इंडिया में दिसंबर 4, 2014 से पहले क्या किया हो, एंटर किया हो। तो और ये भी कहा गया कि अमेंडमेंट ने क्या किया, जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है उसे 11 से क्या कर दिया, 5 कर दिया। मतलब कि अगर आप इंडिया में 5 सालों तक रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में था। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 6% ऑफ कफ सिरप सैंपल फेल्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके द्वारा रिसेंट डेटा ये आया है कि जो कफ सिरप है तो 54 इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है मैंडेटरी क्वालिटी जो होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, हम जो आपका कफ सिरप है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको पता है कि कफ सिरप के यहाँ पे कितने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं फॉरेन कंट्री से जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी चेक की बात की जा रही थी। तो जो हमारा CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरा टेस्ट किया तो इसमें ये पता चला कि जो 6% जो हमारे कफ सिरप के सैंपल्स हैं वो एक जो आपकी मैंडेटरी क्वालिटी टेस्ट है उसको यहाँ पर मीट नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए हैं। तो अगर हम CDSCO की बात करते हैं, एक ये रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि क्या करती है, आपके जो कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उसको रेगुलेट करती है और यहाँ पर टेस्ट करती है। सो अभी टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जेनरिक मेडिसिन होती है उसमें हमारा जो 20% जो शेयर है वो इंडिया का है। ओके, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हमें कहा जाता है। हम यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वैक्सीन हमने प्रोवाइड किया है और 115 कंट्रीज़ में हमने जो वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिसिन है उन्हें यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है। बट अगर इस तरीके की जो हम प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वालिटी चेक के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन सकता है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड इन पार्लियामेंट दैट द WHO हेड इशूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा गैन्यूफेनेसिन सिरप है, इंडियन कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, इसमें WHO ने क्या किया है, मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट यहाँ पर इशू किया है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। सो अभी हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे रेड फ्लैग है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस को यहाँ पे ड्रग दिए जा रहे हैं उनके कारण बहुत सारे जो सिरप थे उसके कारण बहुत सारे बच्चों की क्या गई है, जान गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं वो टेस्ट यहाँ पर उसमें से ये पता चला कि अभी क्वालिटी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जिससे कि हम क्या कर सकें, उन सिरप्स को एक्सपोर्ट कर सके। मेनली ये किससे कंटेमिनेटेड है, ग्लाइकोल एंड इथिलीन। तो ये क्या है, जिसके ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसके कारण क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे एक गहरी नींद में, डीप स्लीप में यहाँ पर चले जाते हैं। ओके, जिसके कारण हमने ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा ऑफ द 385 सैंपल्स टेस्टेड इन गुजरात लैब 50 वर फाउंड टू बी NSQ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। यहाँ पर 385 आपके टोटल यहाँ पर क्या है सैंपल्स थे, उसमें से 51 क्या है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। फिर यहाँ पर जो 29 आउट ऑफ 502 सैंपल्स यहाँ पर जो क्वालिटी टेस्ट है, गाजियाबाद लैब में इनका क्वालिटी टेस्ट किया गया है, तो वो क्वालिटी टेस्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। सो अब यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन किया जा रहा है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो हमारे GDP में इसका 1.72% क्या होता है, इंक्लूजन है, और $50 बिलियन हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के थ्रू हमें मिलता है। तो बट अगर ये जो जेनरिक ड्रग्स हैं हमारी,
अगर ये क्वालिटी चेक पर यहाँ पर मीट नहीं करती तो हमारे लिए क्या बनता जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जाता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स तो यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था हमारा पहला, विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें सिर्फ आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ब्लैक ग्राम की बात करते हैं, सो पल्सेस यहाँ पे तीनों सीजन में ग्रो की जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो पल्सेस ग्रो इन बोथ खारिफ एंड राबी सीजन, राबी पल्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ग्रीन ग्राम यहाँ पर उसका जो अकाउंट था वो मोर देन 50% नहीं था, उसका जो अकाउंट था वो 40% ही था। ज्यादा तो था, हम ये नहीं करें कि ज्यादा नहीं था, बट 50% यहाँ पर नहीं था। हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारा खारिफ जो इंक्रीज पल्सेस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज हुआ है, और राबी पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। इसलिए सिर्फ हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। जो आपका क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन आता है, मेनली उसका जो इंटेंशन होता है इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना होता है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ब्रिटिश क्राउन के अंडर लेकर आना होता है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों यहाँ पर करेक्ट है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।